नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीटेड प्लस बी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न, जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो। हिंदी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ जो हिंदी व्याकरण है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में तो आती ही है, और साथ ही और उन सभी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है जो टीचिंग संबंधी है और नॉन टीचिंग संबंधी है। जैसे कि अन्य सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, चाहे मैथ से हो या एसएसटी से हो या इंग्लिश से हो, या फिर डीटेड प्लस बी के अंतर्गत जो निकलने अन्य वैकेंसियाँ निकली हुई है, जैसे कि क्लर्क हुई और अन्य पोस्टों के लिए, नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए हुई, तो उनमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पैटर्न को आधार पर हमने प्रश्नों को लिया है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, ताकि एक प्रश्न के साथ हम और अन्य उसके सॉल्यूशन को भी करेंगे, तो उनमें से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सको। क्योंकि अधिकतर जब देखने को मिले हैं तो अधिकतर जो प्रश्न है 50% हमारे जो PYQ है उन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर या उनके ऑप्शनों से ही प्रश्नों को बनाकर पूछ लिया जाता है। इसलिए बिल्कुल एक एक प्रश्न को एनालिसिस करते हुए, उनके ऑप्शनों की व्याख्या करते हुए, ध्यान से समझते हुए करना है। तो बढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुराग शब्द का विलोम होता है। अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग। तो अन्य ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखेंगे तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण, विराग का जो विलोम हो जाएगा अनुराग, और राग का विलोम होता है द्वेष। पढ़ते हैं आगे। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा क्या है? बहुत प्रिय लगना, किसी को बहुत प्रिय लगना तो क्या होता है? आँखों का तारा। बहुत प्रिय का मतलब होता है जो आँखों का तारा होता है, उसका अर्थ, इस अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से कि आँखों का तारा लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को किसी भी तरह अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो पढ़ते हुए समझते हुए प्रश्नों को करना है। तो बहुत प्रिय का जो सही आंसर हो जाएगा आँखों का तारा मुहावरा होता है। और आँख से ओझल होने का जो अर्थ होता है मुहावरे का, वो क्या होता है? तो दूर चले जाना। दूर चले जाना यानी कि आँख से ओझल होना। आँखें चार होने का क्या अर्थ होता है? तो आँखें चार होने का अर्थ होता है देखा देखी होना, और आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। इस प्रकार से अन्य ऑप्शनों को भी जब आप बिल्कुल एनालिसिस के साथ करोगे तो आपकी परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग 20 में से 20 प्रश्नों को ठीक कर पाओगे। जैसे कि आप मैथ का टारगेट लेकर के चलते हो, इंग्लिश का टारगेट लेकर चलते हो, इसी तरह आप लोगों को हिंदी में भी अगर 20 में से 20 प्रश्नों को सही करोगे तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न गलत होने पर 0.5 का मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 4 प्रश्नों पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसी तरह आप लोगों को बिल्कुल जो आसान तथ्य है उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं तो आसान प्रश्न गलत होने की अधिक संभावना होती है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हमें पहचानना है। तो आलू, मटर, टमाटर और धनिया, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हमारा मटर। आप लोग जब स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करो तो आगे मेरा या मेरी शब्द लगा करके देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरा आलू या मेरी आलू, तो हमारा हो जाएगा मेरा आलू, यानी कि ये पुल्लिंग है। मेरा टमाटर या मेरी टमाटर, मेरा टमाटर पुल्लिंग है। मेरा धनिया या मेरी धनिया, मेरा धनिया पुल्लिंग है। मेरी मटर या मेरा मटर, तो मटर के साथ मेरी जो है सही लगता है, तो हम ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, मटर हो जाएगी स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 4, वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है वाक्य में क्रिया विशेषण पद पूछा हुआ है। तो किसी
क्रिया विशेषण पद होता क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला ही क्रिया विशेषण पद कहलाता है। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है आना, यानी कि आ रहा है। किस प्रकार से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है मेरी ओर, वह धीरे धीरे आ रहा है। तो आने की जब किस प्रकार से आ रहा है, आने की जब विशेषता हमें पता चल रही है, किस प्रकार से तेज तेज आ रहा है या धीरे 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 धीरे, तो ये जो धीरे धीरे शब्द हो जाएगा, ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण पद है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, ये भाई थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, दोबारा आएगा यहाँ। तो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह होता है अनिर्वचनीय। और अन्य ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखते हैं तो मानसिक होता है, मन से जुड़ी हुई बातें। अव्यक्त होता है जो व्यक्त न कर सके, जिसे हम व्यक्त न कर सके, यानी कि जिसे हम कह न सके, तो वो होता है जो अव्यक्त। और मौखिक होता है मुख से कही हुई बात। मौखिक क्या होती है, मुख से कही हुई बात। जैसे कि हम कहते हैं ये लिखित और मौखिक, तो लिखित जो लिखी जाती है, मौखिक जो मुख से बोली जाती है। तो इसी प्रकार मानसिक हमने पढ़ लिया, मन से जुड़ी हुई बात। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कर्तरी। कर्तरी होता है कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप। जैसे कि स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है कि कोई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग आपको याद करके जाना है परीक्षा में। जैसे कि ये पूछ लेंगे नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कर्तरी। इस प्रकार से कुछ शब्द बार बार वही शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए जब आप बार बार प्रश्नों को करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। व्यंजन संधि का शब्द है, इनमें से व्यंजन संधि का शब्द कौन सा बताया है, तो ये देखना हमें। व्यंजन संधि का शब्द है इनमें से जगदीश। जैसे कि जगत, जगत प्लस में ईश, तो जहाँ पर भी ये हलंत आ जाएगा भाई तय के नीचे, क्योंकि आधा एक ये व्यंजन है, ये तय। जहाँ पर भी किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है, हमारी व्यंजन संधि होती है। जैसे कि जगत प्लस में इस तय के बाद हमारी जो स्वर आया हुआ है, ई आया हुआ है, तो क्या बन गया, जगदीश। अगर हम इसका मेल करें तो जगदीश बन गया, क्योंकि तय प्लस ई बनकर हमारा क्या बन गया, दी बन गया। इसी प्रकार से बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो देख लेते हैं इसके और अन्य उदाहरण। व्यंजन संधि के वाक प्लस में ईस, तो क्या हो जाएगा, वागीस। दिक प्लस में गज हो जाएगा दिग्गज। अच प्लस में अंत हो जाएगा अजंत। जिस भी व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन आता है, जैसे कि कोई ये व्यंजन है कै, जिस पे हलंत लगा हुआ है नीचे, इनमें से ए निकाल दिया गया है भाई, ए नहीं जुड़ा हुआ। जिसके व्यंजन में नीचे हलंत हो जाता है वो केवल व्यंजन ही होता है, उसमें स्वर का मेल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8, डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईया प्रत्यय लगा है, डिब्बी प्लस ईया, तो आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9, पर्वत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जल्दबाजी में हम नहीं को छोड़ देते हैं, तो जल्द से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। पर्वत शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देख लेंगे हम गिरी पहला ही ऑप्शन हमारा, तो आंसर लगा करके आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को ये देख लेना है कि पूछा क्या गया है, प्रश्न में नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। तो देख लेना है हमें। पर्वत शब्द का पर्यायवाची गिरी भी होता है, नग भी होता है, पर्वत भी होता है। सलेजा जो है पर्वत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सलेजा हमारा आंसर हो जाएगा। तो और अन्य पर्वत शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं। नग, गिरी, अर्द्री, अद्री, नगपति, भूधर। भूधर कई बार पूछा गया भाई, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पर्वत शब्द का जो ये पर्यायवाची भूधर। और तुंग, शिखर और धरणीधर, ये जो सभी शब्द है ये पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द है, आपको याद कर लेने हैं। और सलेजा का शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे उमा, पार्वती, गौरी, गिरजा, अपर्णा, शिवा और गौरा। बढ़ते हैं आगे। वह खाना बना रही है, वाक्य का काल कौन सा है। इसमें जो काल पूछा हुआ है
तो ये बताना हमें इस वाक्य में कौन सा काल पूछा हुआ है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या आसन भूत या अपूर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान। क्या होता है अपूर्ण वर्तमान, एक बार हम देख लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान क्रिया से लगातार कार्य होने का पता चलना। जैसे कि खाना बना रही है, तो बना रही है तो वो क्या है, क्रिया। क्रिया से हमें ये पता चल रहा है वह काम हो रहा है, यानी कि लगातार हो रहा है। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, जाना कि जाना से हमें, जा से हमें पता चल रहा है जाना, कि वे अभी जा ही रहा है, अभी रास्ते में ही है, गया नहीं है, पहुंचा नहीं है। वह राम स्कूल जा रहा है। राम खाना खा रहा है, माता खाना पका रही है। यानी क्रिया से हमें किसी काम का ये पता चल जाए कि वह अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, उससे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। आसन भूत का मतलब होता है निकट भूतकाल की क्रिया का भाव ज्ञात होता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ कर आई हूँ, अभी जो निकट भूतकाल में जो काम किया हो भूतकाल में, थोड़ा सा हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि भूतकाल की क्रिया का पता चलता है हमें, भूतकाल कि जो अभी अभी काम हम करके आए हैं उसका हमें ज्ञात होता है। अभी पढ़कर आई हूँ, अभी मैं खाना पका कर आई हूँ, अभी मैं खेल कर आई हूँ। कुछ भी जिस प्रकार से हम जैसे उदाहरणों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अभी भूतकाल की क्रिया का हमें पता चल रहा है, निकट में ही अभी अभी हमने यह काम किया है। तो उसके बाद हम पूर्ण वर्तमान की बात करें, क्रिया से अभी ही होने का जो भाव ज्ञात होता है उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान। यानी कि इसमें एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो आसन भूत में है वो निकट भूतकाल की क्रिया का भाव ज्ञात होता है, लेकिन पूर्ण वर्तमान में क्रिया के अभी ही पूरा होने का भाव ज्ञात होता है। वह आया है, वह खाना खा चुकी है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सामान्य वर्तमान में की बात करें तो क्रिया से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चलना। जैसे कि लक्षिता कविता लिखती है, वह गाना गाती है, ये पता नहीं चल रहा उससे कि कविता लिखती है, कविता वो पूरी लिख चुकी है या फिर अभी लिख ही रही है। इसे हमें ये पूरी तरह से पता नहीं चल रहा है या पूरी हो चुकी है या अपूर्ण है। तो इससे इस प्रकार हमें जब ज्ञात हो तो वो वहाँ पर देखने को मिलेगा हमें सामान्य वर्तमान। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण कौन से वर्ग में है तो देख लेते हैं हम। हमारे होठों के द्वारा जब वायु मुख से बाहर निकलती है तो उन वर्णों को हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं वे हमारे हो जाएंगे ब, प और म, जो ये होते हैं हमारे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनके 3 भेद होते हैं व्यंजन के। कौन कौन से 3 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, कै से लेकर के कै वर्ग, च वर्ग और तय वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। कुल 25 व्यंजन होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। 25 वर्ण किस प्रकार के व्यंजन होते हैं हमारे, वे होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, कै से लेकर के तय तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कै वर्ग से लेकर तय वर्ग तक जितने भी वर्ण होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद बात करें हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे कुल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। य, र, ल, व कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। या अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है य, र, ल, व कुल 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी कुल इनकी संख्या होती है 4 ऊष्म व्यंजनों की, वो होती है श, श, श और है। बढ़ते हैं आगे। मेरे को
आज ही दिल्ली जाना है वाक्य में अशुद्ध पद कौन सा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, मेरे को जो वाक्य में जो है अशुद्ध पद है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, मेरे को की जगह आ जाएगा मुझे आज दिल्ली जाना है, मेरे को आज दिल्ली जाना है। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी। जब संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, वे होते हैं हमारे सर्वनाम। तो यही मेरे को की जगह क्या हो जाएगा? मुझे हमारा जो होगा सही सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण शब्द हमें बताना है कि विशेषण शब्द होता कौन सा है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल पेन, पेन हमारे हो गया एक संज्ञा, तो और जो है लाल हो गया हमारा क्या है? विशेषण। और जो एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं, तो ग्रामीण जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम एक बार ध्यान से समझेंगे इस विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं। आप लोग देख सकते हो, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे कि लाल गाड़ी जा रही है, गाड़ी होगी क्या है? हमारी संज्ञा या सर्वनाम, कुछ भी। हमारी गाड़ी हो गई एक संज्ञा, और लाल हो गई क्या हो गई? एक विशेषण। यानी कि जो ये संज्ञा की जो विशेषता बताता है किस प्रकार की गाड़ी है? लाल गाड़ी है, लाल संज्ञा हो गई। तो गाड़ी की जब विशेषता बताई किस प्रकार की है? लाल, तो लाल हो गया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है गाड़ी क्या हो गई? एक तरह की, ये हो गया विशेष्य। जैसे काला पेन, पेन हो गया हमारा विशेष्य, और काला हो गया हमारा विशेषण। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वह हो जाता है हमारा विशेषण। बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है इनमें आश्रु। जो और अन्य हम तत्सम शब्दों की अगर हम पहचान करेंगे तो देख लेते हैं तत्सम शब्दों में हमें क्या क्या जो है किस किस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे, देख लेते हैं। और अन्य ऑप्शनों के आधार पर भी उच्च का जो तत्सम शब्द हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचा जो होगा वो हो जाएगा हमारा तद्भव। और ऊंचा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च। उसी तरह काजल जो है हमारा तद्भव हो जाएगा, और कज्जल जो है हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। जेठ का जो तत्सम शब्द हो जाएगा जेट्स। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अन्य जब हम पहचान करने की ट्रिक भी हम देखेंगे तो किस प्रकार से हमें पता चल जाएगा इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्दों की क्या पहचान है? तत्सम शब्दों के पीछे श अक्षय वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि खीर का तत्सम हो जाएगा शीर। तो हमें जहाँ पर भी श अक्षर वाले जो शब्द दिखाई दे तो वे हमारे सभी तत्सम शब्दों में शामिल होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं तत्सम शब्दों में श्रेय का भी प्रयोग होता है। जैसे कि शब्दों में श का प्रयोग हो, और तद्भव शब्दों में हमें श दिखाई देगा, लेकिन तत्सम शब्दों में हमें श्रेय दिखाई देगा। जैसे कि सिंगार, ये होगा हमारा तद्भव शब्द, और श्रृंगार जो होगा ये हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। इस प्रकार से आप और देख सकते हो। नंबर 3 पर हम देखेंगे जिन शब्दों में श का प्रयोग होता है, इस प्रकार से श सलगम वाले श का प्रयोग होता है तो वे हो जाएगा हमारे तत्सम शब्द। और तद्भव शब्दों में हमें ये वाला श देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तत्सम शब्द होंगे तो उनमें ये वाला श और ये वाला श्रेय और ये वाला अक्षय
हमें देखने को मिलेगा। और जो तद्भव शब्द होंगे उनमें जो हिंदी से निकलने वाले हिंदी के शब्द होंगे ये होंगे हमारे इस प्रकार के शय जब हमें देखने को मिलेंगे। जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या होगा हमारा तत्सम, लेकिन सीख हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वे होते हैं भाई जो संस्कृत से निकलकर सीधे के सीधे संस्कृत से निकले हुए होते हैं और हिंदी में प्रयोग होने लग जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो तद्भव होते हैं वे हमारे शुद्ध हिंदी के ही शब्द होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कि पुष्ट या पुष्कर, वाष्प, इस प्रकार के श का भी प्रयोग होता है, श्रेय का भी प्रयोग होता है, अक्षय का भी प्रयोग होता है, और ये वाला श भी आता है और ये वाला श भी होता है। सीधी सीधी सी ट्रिक्स है, इन जो शब्दों को आप देख करके पहचान कर सकते हो कि इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें जैसे ये शब्द दिखाई दे तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा। जैसे कि री भी आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो ये भी हमारा किस प्रकार का शब्द होगा, तत्सम शब्द। जैसे पितृ, पत्र, मित्र, नृत्य, राज, पुत्र, रात्रि इत्यादि। उसके बाद तत्सम शब्दों में वय का प्रयोग होता है और तद्भव में वय का प्रयोग होता है। जैसे कि हम कहते हैं वानर, वानर हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द और बंदर हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। उस प्रकार से वणिक हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, बनिया हो जाएगा हमारा तद्भव, वधु हो जाएगा हमारा तत्सम, बहु हो जाएगा हमारा तद्भव, वट हो जाएगा तत्सम, बड़ हो जाएगा तद्भव, वृद्ध हो जाएगा तत्सम और बूढ़ा हो जाएगा तद्भव। इसी प्रकार वर यात्रा हो जाएगा तत्सम और बारात हो जाएगा तद्भव। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है यानी कि बड़े वाले स्वर नहीं है। हम बड़े और छोटे को बोल देते हैं ना, इसमें बड़ा स्वर है इसमें छोटा स्वर है। तो दीर्घ और जो है हर्षव स्वर होते हैं उनका नाम होता है हर्षव स्वर, जिसे हम छोटा स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर हम बड़े स्वरों को कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, इनमें से जो ये ऑप्शन है हमारा सी, इनमें सभी के सभी जो है हर्षव स्वर दिए गए हैं, ना कि एक भी दीर्घ स्वर नहीं है। और ये इन अन्य ऑप्शनों में हमें दीर्घ स्वर देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, यानी उनमें किसी भी प्रकार का और अन्य जो है व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता, केवल स्वर ही होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं तो ये हमारे स्वर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर के अंतर्गत आएंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जैसे एक मात्रा का समय लगता हो, जैसे ए, ई और ऊ, ये 3 ही होते हैं हमारे हर्षव स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर से अधिक समय लगता हो, जैसे दुगुना समय लगता हो, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता हो, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। उसके बाद प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, किसी को पुकारने को इसका प्रयोग हो, जैसे कि हम बोल देते हैं राम। तो इसके बाद हम ऐसे ऐसे लगा देंगे तो ये प्लुत स्वर के जो है निशान हो जाते हैं, चिन्ह होते हैं। प्लुत स्वर का कोई स्वर नहीं, कोई मात्रा नहीं होती भाई, उसके चिन्ह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 16, अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग क्या लगा है ये आपको बताना है। तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है। अनपढ़ में जो शब्दांश आगे लगकर शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग लगते हैं। शब्द के जब आगे लगते हैं वे होते हैं हमारे उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वे क्या होते हैं? वे हमारे जो है प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो हमें देखना है। तो इनमें जो सही वर्तनी हो जाएगी, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई यहाँ पर, ये हमारे केवल शब्द है।
एक सेकेंड, ये हमारे शब्द है व्यावसायिक, अहिल्या, वदोपरांत, ऐच्छिक। तो इनमें जो हमारा सही जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अहिल्या। कई बार आप लोग ये समझते होगे इस प्रकार लिखा जाता है, वो अहिल्या इस प्रकार से लिखा जाता है, ये नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है अहिल्या। अहिल्या होता है, ना कि अहिल्या। तो और अन्य ऑप्शनों की जब हम बात करें तो जो है व्यावसायिक, एक सेकेंड भाई,